गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो आपकी पढ़ाई है दोस्तों ग्रुप डी की, जो आपकी तैयारी है बेस्ट चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी और अच्छे से चल रही होगी। जो आपको क्लासें हैं दोस्तों उपलब्ध कराई जा रही हैं, आपने देखी होंगी दोस्तों। आपने जो है कंटेंट वहाँ पर देखा होगा। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और दोस्तों, अगर कंटेंट में अगर कोई भी कमी आपको दिखे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर आपने वो चीज़ नहीं कराई है, वो चीज़ छोड़ दी है आपने, वो चीज़ नहीं कराई है। ठीक है दोस्तों। और कंटेंट अगर आपको बेस्ट लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और आपको दोस्तों देखिए, साइंस चैलेंज यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, साइंस चैलेंज फ्री क्लास। तो दोस्तों, आपको जो साइंस की क्लास है ये बिल्कुल फ्री कॉस्ट ऑफ फ्री कराई आप जा रही हैं आपकी। और जो साइंस जो है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट होते हैं दोस्तों साइंस को हवा जिसे कहते हैं, हवा बोलते हैं दोस्तों। एक तरह से क्या बताएं, साइंस का भूत बना रखा है कि साइंस हमसे नहीं होगी, पता नहीं क्या पूछा जाता है, किस प्रकार की साइंस होती है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ जो है बायोलॉजी आती है। तो इन क्लासों को करने के बाद दोस्तों आपको साइंस में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये साइंस क्लास जो है दोस्तों एकदम फ्री मिल रही है आपको। 25 में से 25 हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले आपको दोस्तों बायोलॉजी कराई जा रही है, साइंस का यानी दोस्तों संपूर्ण साइंस का निचोड़, यानी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो है दोस्तों बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और एनसीईआरटी बेस्ड जो है दोस्तों कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं दोस्तों उनकी तैयारी बेस्ट हो, अच्छी हो, बेहतर हो, तो दोस्तों प्लीज़ आज से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, हमारा चैनल है ये रहा आपका, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्योर साइंस लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चैनल है हमारा दोस्तों, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए विज्ञान की इंपॉर्टेंट शाखाएं जो होती हैं उन्हें मैं आपके लिए करा चुका हूँ, पाचन तंत्र में आपके लिए करा चुका हूँ। आज क्लास है दोस्तों आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, क्या सारी चीज़ें हमको पढ़नी हैं, एग्जाम की दृष्टि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, ये है हमारा जैसे नजल कैविटी। ये नजल कैविटी किसे कहते हैं दोस्तों, नाक के द्वारा जो हमारी नाक होती है उसमें जो कैविटियाँ बनी होती हैं, छिद्र जो होते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों नजल कैविटी। एक होता है दोस्तों माउथ, एक होता है दोस्तों एपिग्लोटिस, एक होता है दोस्तों फेरिंक्स। एपिग्लोटिस क्या होता है दोस्तों, ये श्वसन तंत्र जो होता है ना, और हमारा भोजन मार्ग जो होता है, उस मार्ग पर श्वसन तंत्र पर जो ढक्कन के रूप में दोस्तों एक परत पाई जाती है, ताकि दोस्तों भोजन उस श्वसन नली में ना जाए। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं दोस्तों एपिग्लोटिस, यानी ढक्कन का एक प्रकार का कार्य करता है ये भोजन को रोकने का श्वसन नली में जाने से। फिर है दोस्तों आपका लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप और लेफ्ट लंग, प्लूरा और ब्रोंकाई, स्मॉल एल्वियोली जिसे हम कहते हैं दोस्तों, और एल्वियोली ईयर सैक्स जिसे हम कहते हैं। और ये ब्रोंकाइस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोंकाइस, ब्रोंकियल ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं। और एक होता है दोस्तों आपका राइट लंग, ये दोस्तों लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर ऐसे बड़ा करके दिखाया गया है कि हमारा जो फेफड़ा होता है,
जैसे एपिग्लोटिस ऊपर होता है, ये रहा दोस्तों ढक्कन के रूप में, ये एपिग्लोटिस होता है। आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है एपिग्लोटिस, तो देखिए दोस्तों ये होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जितनी मैप मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, ये मैप अवश्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, एग्जामिनर जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों कि मैप जो होते हैं ना, मैप से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्टली वहाँ पर आपको मैप दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस भाग को क्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसमें ये ऊपर का हिस्सा है आपका एपिग्लोटिस, ये लेरिंग्स है दोस्तों, ये लेरिंग्स के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये ट्रेकिया है, जो कि ये आपका पूरा का पूरा दोस्तों ये ट्रेकिया है। ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की दोस्तों देखिए जो आपकी कार्टिलेज होते हैं ना दोस्तों, कार्टिलेज एक प्रकार से ना तो वो हड्डी होती है ना ही दोस्तों मसल्स होती है। यानी कार्टिलेज से ये बना हुआ होता है दोस्तों, जो कि छल्ले के रूप में होता है, बहुत मुलायम होता है। कार्टिलेज के छल्ले से होते हैं, बस उसी से ये बना होता है। ये है दोस्तों आपका ब्रोंकस, जो कि ब्रोंकाई है दोस्तों, आगे चलकर ये 2 भागों में बट जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये बटने के बाद जब ये दोस्तों फेफड़े में जाती, इसमें से भी ब्रोंकस में से भी दोस्तों शाखाएं अलग अलग भागों में जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अलग अलग भागों में शाखाएं जाती हैं, और इन्हीं शाखाओं के ऊपर दोस्तों ये जो है दोस्तों छोटे छोटे बबूल से दिख रहे हैं, ये बूलन से गुब्बारे जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, एल्वियोली। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है हमारा श्वसन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और ये मध्य में पाया जाता है दोस्तों आपका हार्ट, और ये आपका डायफ्राम होता है दोस्तों। और डायफ्राम क्या होता है दोस्तों, देखिए जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये सिकुड़ता है, और सांस को जब हम छोड़ते हैं तो ये फैलता है, उसका उल्टा कार्य होता है। आपने सुना होगा कि हिचकियाँ आती हैं हिचकियाँ, तो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जो जानते हैं या समझदार जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, जिन्हें पढ़ा है, वो क्या कहते हैं कि पानी पिला दिए हिचकियाँ आना बंद हो जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा दोस्तों, क्योंकि डायफ्राम जो होता है दोस्तों, इसको संपूर्ण जो है दोस्तों अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसीलिए दोस्तों हिचकियाँ हमें आने लगती हैं। लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो क्या है दोस्तों, इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, तो डायफ्राम अच्छे से कार्य करने लगता है, हिचकियाँ आना बंद हो जाता है। बस यही होता है और कुछ नहीं। कट एंड ऑफ रेब, ये दोस्तों जो ऊपर की झिल्ली होती है ना इसके फेफड़ों के ऊपर, इसे कहते हैं दोस्तों कट एंड ऑफ रेब। और प्लूरल मेम्ब्रेन, ये दोस्तों आपका जो पीला भाग दिख रहा है ना, पीला पीला एरो जो ये आपका दिख रहा है, पीला भाग, इसे कहते हैं दोस्तों प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये आपकी एल्वियोली, ये प्लूरल फ्लूइड, ये जो पीली सी आपके लिए नसें ये जो पीली धारी सी दिख रही है, इसके बीच में दोस्तों प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि दोस्तों फेफड़े जो होते हैं हमारे, इनके घर्षण को कम करता है, और इन्हें चोट पहुंचाने से यानी एकमात्र आप समझिए इनके घर्षण को कम करता है, इनकी सुरक्षा करता है ये होता है दोस्तों ब्रोंकियोली। तो ये आपको याद रखना है। और ये आपका लंग्स है ही दोस्तों, ये लंग्स के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों अपनी पेन कॉफ़ी जो भी है, आप नोट्स बना रहे हैं जो स्टूडेंट, वो आप उठा लीजिए और नोट्स बनाने हैं आपको। तैयारी बेस्ट करनी है दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट तैयारी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो करनी है, ताकि ग्रुप डी में किसी भी अगर साइंस आपसे कहीं से भी पूछ ले तो कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। तो वो सारी उस लेवल का साइंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है सारी साइंस वही उसी प्रकार की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम श्वसन तंत्र की, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, इसे श्वसन तंत्र है क्या, किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पचे हुए भोज्य पदार्थ का वातावरण की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करना व ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन
कहलाता है। यानी दोस्तों जो हमने भोजन का पाचन किया, ठीक है, और भोजन का जो पाचन किया उस पदार्थ का वातावरण की जो हमने ऑक्सीजन सांस के द्वारा भीतर ली, उस ऑक्सीजन के द्वारा उस भोजन का ऑक्सीकरण करना और ऑक्सीकरण करने के बाद में उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही दोस्तों श्वसन कहलाता है। अर्थात भोजन से सीधे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना पड़ता है तथा फिर वातावरण से श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का जो है निर्माण किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका श्वसन तंत्र। और देखिए दोस्तों श्वसन तंत्र होता है आपका दो प्रकार का, ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों ऑक्सी श्वसन, यानी दोस्तों वायवीय श्वसन जिसे हम कहते हैं, और एक होता है दोस्तों अनॉक्सी श्वसन, यानी दोस्तों अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या है दोस्तों? वे जीव जिन्हें ऊर्जा प्राप्ति के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं हम दोस्तों ऑक्सी श्वसन। और यानी ऑक्सी जीव उन्हें हम कहते हैं क्योंकि दो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि सभी पादप और सभी जंतु। अब अनॉक्सी यानी अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं दोस्तों? वे जीव जिन्हें ऊर्जा प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें दोस्तों अनॉक्सी या अवायवीय जीव कहते हैं। और यही दोस्तों अनॉक्सी श्वसन कहलाता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं दोस्तों। एक तो यीस्ट जो होता है ना, खमीर जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वो एक प्रसुप्त डोरमेंट, दोस्तों साइंस में इंग्लिश में भी लिखा आता है डोरमेंट, तो आपको याद रखना है। एक होता है दोस्तों बीज। अनॉक्सी श्वसन के आपको उदाहरण याद रखने हैं, खासकर यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार का हुआ दोस्तों? दो प्रकार का, एक तो ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें, सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको नोट्स करने हैं, अच्छी तरह साइंस को आपको समझना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा दोस्तों आपका अनॉक्सी श्वसन, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। अनॉक्सी श्वसन यानी दोस्तों अवायवीय श्वसन, वे जीव जिन्हें ऊर्जा प्राप्ति के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है अनॉक्सी या अवायवीय जीव कहलाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए बता दिए दोस्तों, यीस्ट, प्रसुप्त, बीज, ये सारी चीज़ें। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किण्वन किस प्रकार की जो है क्रिया है। तो ये भी दोस्तों एक अनऑक्सी श्वसन क्रिया है। किण्वन जो होता है दोस्तों ये अनॉक्सी श्वसन क्रिया होती है, जिसके द्वारा दोस्तों शराब, ब्रेड, केक, दही आदि का निर्माण किया जाता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दही का निर्माण किस प्रकार होता है, तो अनॉक्सी श्वसन के द्वारा। और इसी के द्वारा दोस्तों देखिए विस्की तैयार की जाती है जो कि जौ और मक्का से प्राप्त होती है। रम तैयार की जाती है जो गन्ना और शीरा से प्राप्त होती है। वाइन तैयार की जाती है जो कि अंगूर से प्राप्त होती है। बियर प्राप्त की जाती है जो कि दोस्तों जौ और गेहूं से प्राप्त होती है। और आपको याद रखना है दोस्तों किण्वन के द्वारा लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल, जिसे दोस्तों एथेनॉल क्या कहते हैं दोस्तों हम, एथिल एल्कोहल या शराब कहते हैं, आदि तैयार किए जाते हैं। गोबर गैस का निर्माण भी एक अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया है। तो ये आपको याद रखना है। हमारी कंकाली पेशियों में ऑक्सीजन न मिलने पर अनॉक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे दर्द और हमें थकान महसूस होती है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनना किस प्रकार की क्रिया है, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों, अनॉक्सी श्वसन क्रिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्लास जो है दोस्तों पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, बेस्ट लग रही होगी, बेहतर लग रही होगी। तो दोस्तों वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहना है दोस्तों, शेयर करते रहना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए हमारे प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे फेफड़ों के बारे में पूछा जाए कि फेफड़े कितने होते हैं, तो एक जोड़ी, जो इसी श्वसन का प्रमुख अंग होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत बाह्य नासा छिद्रों से होती है, जो कि नासा कक्ष में खुलते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये रहा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये नाक है हमारी, तो आपने देखा 2 छिद्र होते हैं जिनसे हमारी श्वसन की शुरुआत होती है। और ये नासा छिद्र जो है कहाँ खुलते हैं दोस्तों, नासा कक्ष में। और नासा कक्ष जो है दोस्तों, इसके द्वारा ऑक्सीजन जो है दोस्तों फेफड़ों तक पहुंचती है श्वसन नली के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, नासा कक्ष जो होता है ना, इसमें सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, और श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो कि दोस्तों धूल के कणों को अंदर जाने से रोकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कि नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है दोस्तों, ग्रसनी में, जो कि भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग का चौराहा होता है। और देखिए दोस्तों, ग्रसनी जो है दोस्तों श्वास नली में खुलती है, ये तो मैंने आपके लिए बता ही दिया। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है, आपको याद रखना है दोस्तों, नासा कक्ष कहाँ खुलता है, ग्रसनी में। और ग्रसनी कहाँ खुलती है दोस्तों, श्वसन नली में। और श्वसन नली द्वारा दोस्तों ग्लोटिस, श्वसन नली का जो द्वार होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, ग्लोटिस। एवं ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन के रूप में पाई जाने वाली संरचना को दोस्तों एपिग्लोटिस यानी दोस्तों ढक्कन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एपिग्लोटिस या ढक्कन घाटी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था ना दोस्तों आपके लिए, ये रहा दोस्तों, ये आपका एपिग्लोटिस है। तो ये है होता है दोस्तों एपिग्लोटिस। आपको याद रखना है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। एग्जाम में आजकल क्या है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जामिनर जो है मैं आपको बता दोस्तों, डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जो कि दोस्तों भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए दोस्तों एपिग्लोटिस जो है दोस्तों, इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और सारे पॉइंटों को हम समझते हैं। बात करते हैं दोस्तों श्वसन नली के बारे में। तो देखिए दोस्तों, श्वसन नली सिया आकार के बने छल्ले पाए जाते हैं। श्वसन नली जो होती है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सिया आकार के छल्ले होते हैं जिसके द्वारा ये बनी होती है, जो कि दोस्तों श्वसन नली को चिपकने से रोकते हैं। ये उपास्थि के बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 16 से 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए कि श्वसन नली जो होती है, जो कि सी आकार के छल्लों की बनी होती है, जो कि उपास्थियों की बनी होती है, तो इसकी संख्या, उपास्थियों की संख्या कितनी होती है इसमें, तो कितनी होती है दोस्तों, 16 से 20। तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, श्वसन नली बक्ष भाग में पांचवी कशेरुका तक जाकर दाएं एवं बाएं 2 भागों में बंट जाती है, जिन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, श्वसनी। अब बात करें दोस्तों श्वसनी की, तो प्रत्येक श्वसनी भी आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है, जिन्हें दोस्तों ब्रोंकियोली यानी दोस्तों श्वसनिका कहते हैं। अब बात करें दोस्तों श्वसनिका की, तो श्वसनिकाएं अनेक सूक्ष्म नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिनका अंतिम सिरा थैली के समान फूला हुआ होता है, जिसे दोस्तों वायुकूपका यानी दोस्तों एल्वियोली कहते हैं। और मानव शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 30 करोड़। कितनी दोस्तों, 30 करोड़ होती है। और यही दोस्तों वायुकूपकाओं को फेफड़ों व श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो दोस्तों ये जो वायुकूपकाएं हैं, इन्हें ही दोस्तों फेफड़ों और श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, तो वायुकूपिका, यह आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों, वायुकूपिकाओं की सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। और आगे हम पढ़ें तो दोस्तों देखिए, फेफड़ों का निर्माण श्वसनी। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वायुकूपिकाओं की सतह पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वायुकूपिका तक। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए, फेफड़ों का निर्माण जो है दोस्तों श्वसनिका और वायुकूपिकाओं से मिलकर जो है दोस्तों होता है। और वायुकूपिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 30 करोड़।
तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है दोस्तों, दाएं फेफड़े में 3 पालियां पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां। इसलिए दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके लिए दिखा दूं एक बार, देखिए दोस्तों, इसमें 3, ये आपका दायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा है। अगर आप इस जगह आप खुद अपने आप को रख कर देखिए तो आपको ऑटोमेटिकली जो है पता चल जाएगा कि दायां फेफड़ा कौन सा है, बायां फेफड़ा कौन सा है। तो ये दायां राइट लंग है ये, और ये लेफ्ट लंग है। तो देखिए दोस्तों, इसका ये हिस्सा ये पूरा है यहाँ पर इसका, तो लेकिन इसका दोस्तों ये हिस्सा थोड़ा सा कटा हुआ है लेफ्ट लंग का, क्योंकि इसमें दोस्तों 3 पालियाँ होती हैं, इसमें मात्र 2 पालियाँ होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये हिस्सा छोटा होता है। आपने देखा है दोस्तों, ये लेफ्ट लंग छोटा है और राइट लंग बड़ा है, तो इस प्रकार से ये होता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बेस्ट लग रही हैं, अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें, हर फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आपको पता है कि चैनल मेरा छोटा है, ये मुझे भी पता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के ऊपर है दोस्तों चैनल को बड़ा करना। और दोस्तों इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, कंटेंट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कहीं आपको कमी नहीं मिलेगी, बशर्ते आपको चैनल को सपोर्ट करना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक श्वसनी जो होती है, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ दोस्तों आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक श्वसनी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएँ कहते हैं। और श्वसनिकाओं जो है दोस्तों अन्य सूक्ष्म नलियों में विभक्त हो जाती है, जिनका अंतिम सिरा जो है दोस्तों थैली के समान फूला हुआ होता है, जिन्हें हम दोस्तों वायु कूपिका कहते हैं, जिनकी संख्या 30 करोड़ होती है। वायु कूपिकाओं को दोस्तों फेफड़ों व श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और वायु कूपिकाओं की सतह पर दोस्तों ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार दोस्तों फेफड़ों का निर्माण श्वसनिका और वायु कूपिकाओं से मिलकर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और दाएं फेफड़े में 3 पालियाँ, जबकि बाएं फेफड़े में 2 पालियाँ होती हैं, इसलिए दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोस्तों फेफड़ों के लिए ही, कि फेफड़ों पर 2 परतों का बना एक आवरण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अभी आपके लिए बताऊँ, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी पीला पीला सा भाग दिख रहा है ना, पीली सी नली दिख रही है। तो आपने पीली नली के दोनों तरफ देखो आप, एक तरफ ऊपर की ओर धारी सी है, एक नीचे की तरफ धारी है। इन दोनों धारियों के बीच में जो पीला पीला जो पदार्थ है, यही दोस्तों प्लूरल द्रव है आपका। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, समझते हैं। ये रहा दोस्तों आपका आवरण पाया है, जिसे प्लूरा कहते हैं। इस आवरण को तो क्या कहते हैं दोस्तों, प्लूरा। और दोनों परतों के मध्य भरे हुए द्रव को दोस्तों प्लूरल द्रव कहते हैं, जो कि द्रव, और यह द्रव दोस्तों फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है, ताकि दोस्तों फेफड़ों को किसी प्रकार की हानि ना हो। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों कि फेफड़ों का कुल भार 1.2 से 1.5 केजी होता है, यानी लगभग दोस्तों 1.5 किलो के समथिंग ये होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों ग्रुप डी में ये पूछा जा चुका है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग कितना होता है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल एक टेनिस कोर्ट के जितना होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। ये रहा दोस्तों, ये मैंने आपके लिए बता ही दिया। अब ये रहा दोस्तों आपका बाह्य नासा छिद्र के बारे में अगर हम पढ़ें, तो देखिए दोस्तों, बाह्य नासा छिद्रों से लेकर श्वसनिकाओं तक का भाग श्वसन तंत्र यानी दोस्तों चालन भाग कहलाता है, जो कि मैं आपके लिए शुरू में बता चुका हूँ। और एवं दोस्तों जो वायु कूपिकाओं एवं इनकी नलिकाओं का भाग जो होता है दोस्तों, इसे विनिमय यानी दोस्तों एक्सचेंज पार्ट हम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
चालन भाग कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? बाह्य नसा छिद्रों से श्वसन तंत्र तक, सॉरी दोस्तों, श्वसनिकाओं तक। और वायुकुपकाओं तथा उनकी नलिकाओं का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? विनिमय पाठ। यानी विनिमय का मतलब होता है तो दोस्तों आदान प्रदान। और आदान प्रदान कहाँ होता है दोस्तों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुकुपकाओं के ऊपर। तो इसलिए दोस्तों इसे विनिमय यानी दोस्तों एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। आगे आपको याद रखना है कि चालन भाग वायु को वायुकुपकाओं तक लाता है और नम बनाता है और वायु के तापमान को शरीर के तापमान तक लाता है, जबकि विनिमय भाग फेफड़ों पर रुधिर के बीच ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। और दोस्तों ये जितने पॉइंट मैंने आपके लिए कराए हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फेफड़े बक्ष गुहा में बंद रहते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो एक वायुरोधी कक्ष है जो पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से तथा ऊपर की ओर स्टर्नम तथा पार्श्व में पसलियों से और नीचे की ओर जो है दोस्तों डायफ्राम से घिरा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए रीढ़ की हड्डी जो है दोस्तों, जो फेफड़ा बक्ष जो होता है बक्ष गुहा में बंद रहता है, तो ये वायुरोधी कक्ष है जो किससे जुड़ा होता है दोस्तों? पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से, ऊपर की ओर स्टर्नम से और साइडों में पसलियों से और नीचे की ओर डायफ्राम से घिरा होता है। तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। आगे बात करते हैं दोस्तों श्वसन की क्रिया विधि, यानी श्वसन किस प्रकार से जो है दोस्तों, क्या क्या क्रियाएं होती हैं दोस्तों, किस प्रकार से श्वसन का हम आदान प्रदान होता है हमारे शरीर में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपका श्वसन की जो क्रिया विधि है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों बाह्य श्वसन यानी दोस्तों फुफ्फुसीय श्वसन, एक होता है दोस्तों कोशिकीय श्वसन यानी दोस्तों आंतरिक श्वसन। ठीक है, बात करें दोस्तों बाह्य श्वसन, तो यह क्रिया वातावरण व फेफड़ों के मध्य में होती है। और बात करें दोस्तों आंतरिक श्वसन की, तो यह क्रिया दोस्तों यह चरण कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो बाह्य श्वसन दोस्तों इसकी दो क्रियाएं होती हैं, एक तो श्वासोच्छ्वास और एक होता है दोस्तों गैसों का परिवहन। इसी प्रकार दोस्तों कोशिकीय श्वसन की भी दो क्रियाएं होती हैं, एक तो ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है दोस्तों क्रॉस चक्र। तो इसी में दोस्तों सबसे बेस्ट और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं दोस्तों आपकी, ये हैं आपकी कोशिकीय श्वसन वाली, एक तो ग्लाइकोलाइसिस, एक क्रेब्स चक्र। और इसी से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हालांकि हम चारों चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका ब्रीदिंग यानी सांस लेना यानी दोस्तों अंतः श्वसन, और सांस छोड़ना दोस्तों निहित श्वसन। तो सांस लेने में दोस्तों 500 ml जो है दोस्तों वायु यूज की जाती है और छोड़ने में भी दोस्तों 500 ml। जब हम सांस लेते हैं दोस्तों तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% और एयर जो है दोस्तों 93%, अदर जो है अन्य जो चीज़ें हैं जो है दोस्तों हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो दोस्तों 78% नाइट्रोजन जो है जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितने हैं दोस्तों? 4%। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों 21% ग्रहण करते हैं, छोड़ते कितने हैं दोस्तों? 17%। आर्गन, ये ऑर्गन है दोस्तों, बाई एयर नहीं है, सॉरी दोस्तों, ऑर्गन जो है दोस्तों इतना हम ग्रहण करते हैं और छोड़ता कितने हैं दोस्तों? छोड़ते कितने हैं? 0.93%। अदर तो सेम है ही दोस्तों, वो अलग चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट यही हैं दोस्तों। और ज़्यादातर आपसे दोस्तों ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही तीन चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंटों को हम देखते हैं, ठीक है, कि
किस पॉइंट में क्या दिया गया है, क्या सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सारी चीज़ हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है आपका, जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान फेफड़ों के आंतरिक दाब से अधिक होता है। तो फेफड़ों में वायु प्रवेश करती है जिससे पसलियां और स्टर्नम फैलते हैं और डायफ्राम जो है दोस्तों सिकुड़ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ता है और वक्ष के आयतन में वृद्धि होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान फेफड़ों के आंतरिक दाब से कम होता है और फेफड़ों में से वायु जो है दोस्तों बाहर निकलती है, जिससे दोस्तों पसलियां और स्टर्नम सिकुड़ते हैं जबकि डायफ्राम फैलता है एवं वक्ष के आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, और डायफ्राम मैं आपके लिए बता चुका हूं दोस्तों। देखिए ये आपका डायफ्राम होता है, ये ऊपर का जो है दोस्तों ये डायफ्राम होता है आपका, और ये ऊपर का जो है दोस्तों इसके ऊपर ये यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों स्टर्नम, फेफड़ों के ऊपर। ठीक है, ये स्टर्नम पाया जाता है जो कि फैलता है, लेकिन डायफ्राम ये होता है आपका ये वाला हिस्सा जो है डायफ्राम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, फेफड़ों में वायु का आयतन मापने के लिए दोस्तों स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? स्पायरोमीटर का। और एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करता है। और बच्चों में प्रतिदिन कितनी होती है दोस्तों? प्रति मिनट 30 से 40 बार श्वसन होता है बच्चों में। और जबकि वयस्क में कितना होता है दोस्तों? 1 मिनट में 12 से 16 बार। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आगने वाले एग्जाम की दृष्टि से। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, ये कुछ दोस्तों श्वसन से रिलेटेड जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इन्हें हम समझ लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद दोस्तों जो है दोस्तों श्वासोच्छ्वास, ग्लाइकोलाइसिस और जो होता है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम यानी दोस्तों ज्वारीय आयतन, ये क्या होता है दोस्तों? प्रति श्वास ग्रहण की गई या बाहर निकाली गई वायु को दोस्तों ज्वारीय आयतन कहते हैं, जो कि प्रति श्वास 500 ml एवं प्रति मिनट 6 से 8 लीटर होती है। अगला है दोस्तों रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक ग्रहण करता है, ग्रहण कर सकता है, जिसका मान 2500 से 3000 ml होता है। ये दोस्तों पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और निहित श्वसन सुरक्षित आयतन क्या होता है दोस्तों? वायु की वह अधिकतम मात्रा जो छोड़ने के बाद जो बलपूर्वक दोस्तों छोड़ी जाती है, इसका मान कितना होता है दोस्तों? 1000 से 1100 ml। और अपशिष्ट आयतन ये क्या होता है दोस्तों? वायु के श्वसन के द्वारा छोड़ी गई और ग्रहण की गई, यानी दोस्तों ग्रहण की गई और ग्रहण करने के बाद छोड़ी गई वायु के बाद में जो फेफड़ों में शेष रहने वाली जो मात्रा होती है दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों हम अपशिष्ट आयतन, जो कि अपशिष्ट के रूप में शेष रह जाती है फेफड़ों में। और इसकी मात्रा होती है दोस्तों 1100 से 1200 ml। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। गैसों का परिवहन, जैसे कि ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी यानी दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन दोस्तों 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और 20 से 25% दोस्तों आरबीसी या एचबी यानी दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और 7% जो है दोस्तों प्लाज्मा के द्वारा दोस्तों गैसों का परिवहन होता है, यानी दोस्तों ऑक्सीजन का जो है परिवहन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये है दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोशिकीय श्वसन। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था पीछे, ग्लाइकोलाइसिस होता है एक, तो फर्स्ट स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप होता है आपका क्रेब्स चक्र। ये 2 चरणों में संपन्न होता है। तो समझेंगे दोस्तों हम ग्लाइकोलाइसिस को।
तो देखिए दोस्तों, यह चक्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस संपन्न कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस जो है के द्वारा जो श्वसन का चक्र जो है कंप्लीट होता है, ये कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। यानी दोस्तों आपसे सीधा पूछा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। इस चक्र में ग्लूकोज अनोक्सी अवस्था में टूटकर 2 अणु पायरुवेट अम्ल यानी बनाता है, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन जब दोस्तों ग्लूकोज जो होता है दोस्तों अनोक्सी अवस्था में टूटता है तो 2 पायरुविक अम्ल बनाता है। और ये पायरुविक अम्ल दोस्तों कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन वाला। इसे ही दोस्तों ईएमपी चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज की थी दोस्तों किसने? एम्डेन ने, मेयरहॉफ ने और पियर्सन ने। इन तीनों ने इनकी खोज की, इसीलिए दोस्तों इसे ईएमपी चक्र कहते हैं। और इस पूरे चक्र में दोस्तों 2 एटीपी का लाभ होता है। आया समझ में दोस्तों? अगला है दोस्तों आपका सेकंड स्टेप है आपका क्रेब्स चक्र। इस चक्र में क्या होता है दोस्तों? पायरुविक अम्ल जो ये निर्माण हुआ है दोस्तों पायरुविक अम्ल का, ठीक है दोस्तों, ये जो पायरुविक अम्ल जो बना है ये अगले स्टेप में जाता है, क्रेब्स चक्र जिसे हम कहते हैं। और वहाँ पर जाकर दोस्तों पायरुविक अम्ल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सी अवस्था में CO2 व जल का निर्माण करता है। और इसे ही दोस्तों क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी खोज हैंस क्रेब्स ने की थी। और क्रेब्स चक्र केवल ऑक्सी श्वसन करने वाली जीवों में पाया जाता है। और इस पूरे चक्र में दोस्तों 36 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो ये दोस्तों क्रिया होती है श्वसन की, कोश के श्वसन की। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और कंटेंट मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा, बेस्ट आपको लग रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर दोस्तों ये चैनल जो है दोस्तों अच्छे लेवल पर हो सकता है दोस्तों। और जो है दोस्तों जो स्टूडेंट ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं उनको भी दोस्तों अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों सपोर्ट आपको करना है चैनल को, ठीक है दोस्तों। और कंटेंट आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार का कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला है दोस्तों आपका, समझते हैं आगे, सभी श्वसन करने वाले जीवों ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है अर्थात पायरुविक अम्ल के निर्माण की का पद एक जो है दोस्तों अनिवार्य पद होता है। ये दोस्तों कोश के ऑक्सी श्वसन वाले जीवों में भी होता है और अनऑक्सी श्वसन वाले जीवों में भी होता है, ठीक है दोस्तों। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद अनऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे यीस्ट में दोस्तों यीस्ट पायरुविक अम्ल से अनॉक्सी श्वसन द्वारा एथेनॉल का निर्माण करता है। और किण्वन विधि के द्वारा अनॉक्सी श्वसन के द्वारा दोस्तों पायरुविक अम्ल से एथेनॉल बनता है। और हमारी मांसपेशियों में जो है दोस्तों क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। और ये समीकरण आपको याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन का समीकरण होता है C6H12O6 + 6O2 ये होता है, जिसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के दोस्तों 12 और ऑक्सीजन के 6। और यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन के 12 अणु, जब इनकी क्रिया कराई जाती है दोस्तों तो कार्बन के 6 अणु और ऑक्सीजन के 12 अणुओं का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु और दोस्तों कुछ 686 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये समीकरण होता है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए ये समीकरण मैंने आपके लिए बता ही दिया है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, जब ये श्वसन का समीकरण, जब ये श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी दहन अभिक्रिया है। यानी दोस्तों ये जो हमारा वातावरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, वातावरण का तापमान बढ़ाने वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है दोस्तों। शरीर में श्वसन से शरीर के भार में कमी होती है, इसलिए शरीर में श्वसन एक अपचायक अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो अपचायक। आगे बात करते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन को हमारा श्वसन वर्णक कहते हैं। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े हैं, जबकि प्रमुख श्वसन कोशिकांग, श्वसन अंग क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण फेफड़े।
और कोशिकांग क्या है दोस्तों? प्रमुख श्वसन कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं दोस्तों। और हमारे शरीर में ऊर्जा छोटे पैकेट के रूप में बहती है, जिन्हें दोस्तों हम एटीपी कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज कच्चे माल का कार्य करता है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी यानी 686 किलो कैलोरी यानी दोस्तों 2880 जूल की ऊर्जा हमें जो है दोस्तों प्राप्त होती है। और अनॉक्सी श्वसन में कितना दोस्तों? 2 एटीपी यानी 256 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों जीवों के आधार पर देखते हैं हर जीव में क्या क्या जो है दोस्तों श्वसन अंग पाए जाते हैं और कौन सा जीव किस अंग से दोस्तों श्वसन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पक्षी, सरीसृप और स्तनधारियों की। तो ये फेफड़े यानी दोस्तों फुफ्फुस से श्वसन करते हैं। मछली दोस्तों गिल्स से, मेंढक दोस्तों त्वचा, फेफड़े और गिल्स तीनों से। केंचुआ दोस्तों त्वचा से। कीट यानी दोस्तों कॉकरोच जो है दोस्तों श्वास नली से यानी ट्रैकिया से। और बिच्छू जो है दोस्तों बुकलंग्स यानी पुष्ट फुफ्फुस से जो है दोस्तों ये जो है श्वसन करता है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं श्वसन से संबंधित समस्याएं। एक होता है दोस्तों निमोनिया। तो डिप्लोकोकस या दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ये होने वाला रोग है निमोनिया, जिसमें दोस्तों फेफड़ों की वायु कूपकाओं में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों निमोनिया बच्चों में होती है। एक होता है दोस्तों सार्स, जो श्वसन से ही संबंधित बीमारी है, जो कोरोना वायरस के कारण होता है। एक सार्स CoV-2 जो कि 31 दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में जो है देखा गया था। यह भी दोस्तों कोरोना वायरस के कारण हुआ था। एक होता है दोस्तों व्हाइट लंग डिजीज, जो एस्बेस्टोस डस्ट के कारण होता है। एक ब्राउन लंग डिजीज जो कॉटन डस्ट के कारण यानी दोस्तों कॉटन कहते हैं रुई को। एक होता है ब्लैक लंग डिजीज जो कि कोयले की धूल के कारण होता है। एक होता है दोस्तों अस्थमा, जो श्वसन मार्ग का सिकुड़ जाना या सूजन आ जाना ही अस्थमा कहलाता है। और एक होता है दोस्तों ब्रोंकाइटिस, या श्वसनियों में जलन होने लगती है, इसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ये दोस्तों आपका श्वसन तंत्र जो है दोस्तों कंप्लीट में यहाँ पर मैंने आपके लिए करा दिया है। और हर पॉइंट मैंने कराया है दोस्तों, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जिससे कि आपको दोस्तों एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़े। एक भी प्रश्न ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। टोटल पॉइंट, हर पॉइंट को मैंने दोस्तों यहाँ पर कवर किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।